जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो कि रिलेट करता है एविडेंस और प्रोसीजर से। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया था कल के लेक्चर में? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फेजेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि फेजेस ऑफ ऑडिट में हम डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और उन प्रोसीजर से हमें एविडेंस मिलता है। तो हम स्टडी करेंगे आज कि जो एविडेंस हमने ऑब्टेन करना है वो कैसा होना चाहिए और जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं वो किस टाइप के प्रोसीजर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। लेकिन आज के लेक्चर का आगाज करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका क्विज होगा। क्विज के बाद आपसे क्वेश्चन लूंगा और फिर उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, आज जुम्मा है तो आज क्लास के दरमियान में हमें ब्रेक करनी पड़ेगी और ये हर जुम्मे में ऐसा होगा कि करीब की मस्जिद में तकरीबन 1:45 के करीब जुम्मा होता है, तो हम 1:30 क्लास जो है वो ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 2:05 पे क्लास का दोबारा आगाज़ होगा। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन हमारी टोटल तकरीबन उतना ही रहेगी, लेकिन जुम्मे वाले दिन हमारे दरमियान में ब्रेक हुआ करेगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फ़र्ज़ कीजिए कि किसी वजह से जुम्मे के बाद नहीं आ पाता, तो हम जो जुम्मे के बाद वाला लेक्चर है वो यूट्यूब पे या पब्लिकली आपके LMS पे अवेलेबल कर दिया करेंगे ताकि आप उसको कवर कर सकें। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जुम्मे के बाद नहीं आ पाता तो। क्लियर जी? तो ये मुझे याद करवा दीजिएगा। ठीक है, टाइम का बस। चलिए, क्विज के लिए रेडी है? लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तैयार हैं? स्टार्ट करें क्विज। चलिए जी, सबसे पहले तो नाम लिख लें। आया नाम डिस्प्ले हो रहा है? अच्छा, अभी होगा फिर। ये जल्दी से लिखिए, जरा नाम लिख लें भाई, पहले उधर बाद में देख लीजिएगा। CRN, बेसिकली CRN लिखना होता है, नाम नहीं लिखना, CRN लिखना है आपने। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। जी, एक वीकनेस सिस्टम में हमारे सामने आई है कि क्या करते हैं भाई, जैसे ही इनवाइस आती है वैसे ही परचेज रिकॉर्ड कर देते हैं, ये देखते नहीं है चीजें भी आई है कि नहीं आई। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि बुरी प्रैक्टिस है? ये जल्दी काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं है? और इतनी जल्दी भी काम नहीं करना चाहिए भाई, चीजें आने का तो इंतजार कर लो परचेज रिकॉर्ड करने से पहले। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट है, ये किसको अफेक्ट करेगा? परचेजेज में भी रिकॉर्डेड विदाउट डिलीवरी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रिव्यू नहीं करता कोई तो अच्छा, क्या कर रहा है? एक पर्सन पेरोल शीट प्रिपेयर कर रहा है, उसको कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चेक नहीं कर रहा। जब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चेक नहीं कर रहा तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा? ये रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस बिटवीन डिपार्टमेंट। नहीं 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 नहीं, ये इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन का इसने मसला कैलकुलेशन का है, क्लासिफिकेशन का नहीं है। कि वो कैलकुलेशन ठीक नहीं कर रहा होगा, बल्कि उससे भी बड़ा रिस्क वो कोई जो फेक एम्प्लॉयज है उनको रिकॉर्ड करके उनकी सैलरी जेब में रख रहा होगा। क्योंकि उसे पता है मैं जो भी सैलरी शीट बनाता हूं कोई चेक तो करता नहीं है, वो बगैर चेक किए पेमेंट कर देते हैं। तो जब भी कोई बगैर चेक किए पेमेंट हो जाती है तो उस रिकॉर्ड में फिर एरर और फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी डी है, ए नहीं है। रिस्क ऑफ फिक्टिशियस एम्प्लॉइज बीइंग एडेड एंड पेड थ्रू पेरोल सिस्टम, जब उसका रिव्यू नहीं होगा। पहले वाला सिर्फ शायद आपने वेजेस देखेगा कि वेजेस में हर तरह की गलती हो जाएगी, नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो फिक्टिशियस एम्प्लॉइज का रिस्क है वेजेस में। फिक्टिशियस एम्प्लॉइज जानते हैं ना, फेक एम्प्लॉइज।
जी मैनेजमेंट ने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, हालांकि लोकल लॉज क्या रिक्वायर करते हैं, गैप। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गैप के मुताबिक प्रिपेयर होने चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पे ऑडिटर को क्या कंसर्न है कि ऑडिटर देखेगा फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये भी एक फ्रेमवर्क है आईएफआरएस, ये भी एक फ्रेमवर्क है। ऑडिटर ने कैसे डिसाइड करना है कि फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कंसीडरिंग लॉ, पर्पस, यूजर्स नीड वगैरह वगैरह। ठीक है, पढ़ा था ना हमने कि कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको सामने रखे डिसाइड करते हैं फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में उसने बता दिया हमें कि लॉ किसको मैंडेट कर रहा है, नेशनल गैप। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट या एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो पहली ऑप्शन करेक्ट है। कंक्लूड द फ्रेमवर्क इज इनअप्रोप्रिएट एंड विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट इमीडिएटली, ये भी किसी हद तक ठीक है वैसे। डी भी किसे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया कि लॉ मैंडेट कर रहा है कि लॉ के मुताबिक गैप ही एक्सेप्टेबल है। तो आईएफआरएस के मुताबिक अगर फाइनेंशियल्स में प्रिपेयर करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। असल में यहाँ पे ना ये आधे वाला ठीक है, आधे वाला, ये बाकी का जो आधे वाला ये गलत है। जब फ्रेमवर्क ठीक नहीं होता तो मुझे बताइए क्या इमीडिएटली विड्रॉ कर देना चाहिए या कि पहले मैनेजमेंट को मौका देना चाहिए, ए मैनेजमेंट तुम अपना फ्रेमवर्क चेंज करके सही वाला अडॉप्ट कर लो, बताइए क्या करना चाहिए, मौका देना। तो डी वाला है ये आधा पॉइंट ठीक है कि फ्रेमवर्क इज नॉट एप्रोप्रिएट, जो करंट फ्रेमवर्क यूज कर रहा है वो आईएफआरएस, ये ठीक है। लेकिन आगे ये कहना कि वो फौरी तौर पे विड्रॉ कर देगा छोड़ के सारा कुछ ये गलत है। क्यों, इसमें क्या करता है वो, पहले मैनेजमेंट से ये कहता है कि आप फ्रेमवर्क को चेंज कर ले। ठीक है, 50-50 है ये डी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल तो गलत ही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4, ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑडिटर डिफरेंट स्टेजेस पे काम करता है ना, 2 बड़ी स्टेजेस, रिस्क असेसमेंट और फर्दर, और फिर वो फर्दर प्रोसीजर है वो आगे फर्दर 2 बड़ी स्टेजेस में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो वो कह रहा है भाई ये वाला काम जो है, जैसे इंक्वायरी करना, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट, और फिर ये रेशो एनालिसिस करना, रेशोज वगैरह सारे एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं ना। मैं बताया था एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वर्क करना। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा फर्क है कैलकुलेशन में और इसमें, लेकिन ये रेशियो एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो ये इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर, स्पेसिफिकली ये सारे काम किस स्टेज में होते हैं, रिस्क असेसमेंट में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, ए नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी इसमें से कुछ हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो एग्जांपल्स दी गई है हमारी बुक में वो किस स्टेज पे दी गई है इनकी, रिस्क असेसमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, परचेज ऑर्डर को देखना अप्रूव हुए हैं कि नहीं, रिसीविंग रिपोर्ट जीआरएन वगैरह के साथ मैच करना, ऑथराइजेशन देखना हुई है कि नहीं, ये सारी एक्टिविटीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल्स को टेस्ट किया जा रहा है। अमाउंट्स बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जा रहा। देखें, अप्रूवल कर देना, मैचिंग करना, ऑथराइजेशन करना, ये सारे काम जो है ये मैनेजमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, ऑडिटर ये चेक कर रहा है कि क्या ये सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। तो ये एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जब ऑडिटर को चेक करता है तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहलाते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो ये कहता कि सेल इनवाइसेस को सेलेक्ट करके उसको चेक किया है, अमाउंट ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं सेल इनवाइस को, तो वो आप कहते हैं हाँ सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर वेरीफाई हो रही है, ये उस वक्त आप कहते हैं ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। समझ रहे हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क क्या होता है? जो मैनेजमेंट के प्रोसेस को चेक करते हैं कि वो सही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट को वेरीफाई करते हैं, वो क्या है? वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, दो प्रोसीजर आपके सामने रखता हूं, आपने बताना इसमें से कंट्रोल्स वाला कौन सा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला कौन सा है। पहली चीज, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा आपने ड्यूरिंग द ईयर जो फिक्स एसेट खरीदा है ना, जो आपने रिकॉर्ड किया है 10 मिलियन का, जरा मुझे उसकी परचेज इनवाइस तो दिखाए, मैं देखूं जो परचेज 10 लाख की इनवाइस बनी है और 10 लाख की रिकॉर्ड किया है कि नहीं। पहला प्रोसीजर ये। दूसरा प्रोसीजर, आपने कहा अच्छा किसी डायरेक्टर ने अप्रूवल भी की थी कि बाकी ये एसेट खरीद लो, अगर अप्रूवल की थी तो मुझे वो अप्रूवल लेटर दिखाए। ये दो प्रोसीजर है, एक में परचेज इनवाइस चेक हो रही है, एक में उस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल चेक हो रही है। भाई समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें चेक करनी चाहिए ना, दोनों ही जेन्युइननेस को कंफर्म कर रही है। बताइए पहले वाला प्रोसीजर जो इनवाइसेस को चेक करने वाला, ये कौन सा है? हाँ, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। और दूसरे वाला जो अप्रूवल को चेक करने वाला, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये समझे? ठीक है, तो यहां पे देखें अप्रूवल चेक कर रहा है, रिपोर्ट रिसीविंग के साथ चेक कर रहा है, ऑथराइजेशन अप्रूवल एक ही चीज है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। आगे चलते हैं, यहां पे ज्यादा गलतियां थी इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को यानी जीपी रेशियो को पिछले साल के साथ और इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर रहा है। किस लिए? टू डिटेक्ट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, टू डिटेक्ट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो ये क्या है? ये एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए ये जो मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना है ना पिछले साल के साथ और इंडस्ट्री का, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, ऐसा ही है ना। ये अमाउंट्स का कंपैरिजन करना, रेशियो एनालिसिस करना एनालिटिकल प्रोसीजर है। कंपैरिजन करना, रेशियो एनालिसिस करना क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आपने गौर से पढ़ा हो ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, तो आपको पता चलेगा एनालिटिकल प्रोसीजर दो जगह पे एग्जाम्पल है। ये रिस्क असेसमेंट में भी एग्जाम्पल है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर आप ये रेशो या कंपैरिजन करें इस मकसद के लिए, इसलिए इस मकसद के लिए कि आपने रिस्क का आइडेंटिफाई करना है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर है एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और अगर आप ये कंपैरिजन, रेशो एनालिसिस वगैरह करें इस पर्पस के लिए कि मकसद मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना है, तो फिर ये क्या बन जाता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अजीब बात नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर। कभी रिस्क असेसमेंट बन रहा है, कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन रहा है, कभी रिस्क असेसमेंट बन रहा है, कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो भैया वो डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, इसका दारोमदार आपकी नीयत पे है, आपने किस नीयत के साथ इसको परफॉर्म किया है। अगर रिस्क असेसमेंट की नीयत के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। और अगर आपने मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने की नीयत के साथ इसे परफॉर्म किया है तो ये क्या है? ये क्या है? फिर क्या है? बोले तो सही भाई, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। तो यहां पे किस मकसद के लिए किया है? पॉसिबल मिस। तो ये क्या हुआ? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर है और कौन सा है? सब्सटेंटिव। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। सी और डी में क्या फर्क है? ये है दोनों सब्सटेंटिव, लेकिन ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है आप रेशियोज और कंपैरिजन करके अमाउंट्स का, अमाउंट से रेशियो और कंपैरिजन करके मिस स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। और टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब है आप डिटेल वर्क कर रहे हैं, आप इनवाइसेस वगैरह ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, ये फर्क होता है एनालिटिकल प्रोसीजर में, टेस्ट ऑफ डिटेल में। टेस्ट ऑफ डिटेल में डिटेल वर्क करते हैं, डिटेल इनवॉइसेस चेक करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में अमाउंट्स का बेस पे रेशियोज और कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ये बताएगा कि क्वेश्चन आपको प्रोसीजर समझ आया कि नहीं। प्रोसीजर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वेरीफाई क्या हो रहा है, अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नीयत है रिस्क आइडेंटिफाई करना, तो उसे क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नीयत है क्लाइंट का सिस्टम वेरीफाई करना है, इंटरनल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नीयत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ढूंढनी है, उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नहीं समझ आई अभी भी, फिर से, अगर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नियत है रिस्क आइडेंटिफाई हो इससे, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अगर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नियत ये है कि क्लाइंट का सिस्टम, इंटरनल सिस्टम चेक करें कैसा है, तो वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारी नियत ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मिस स्टेटमेंट ढूंढे, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यहां पे देखिए क्या उसने नियत बताई है आपको अपनी, क्या बताई है, टू वेरीफाई ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस, जो बैलेंस शीट में आ रहा होता है। तो ये कौन सा प्रोसीजर हुआ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, तो रिस्क गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल गया, अब इन दोनों में से चूज करना है। अब मुझे बताइए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो टाइप से, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल, इनमें क्या फर्क है। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम अमाउंट्स से रेशियोज और कंपैरिजन कैलकुलेट करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमारा तरीकाकार क्या होता है, अमाउंट्स के बेस पे रेशियोज और कंपैरिजन करते हैं, वो एनालिटिकल प्रोसीजर है। और जब हम अमाउंट्स के बेस पे प्रोसीजर परफॉर्म ना करें, हम डिटेल में रिकॉर्ड देखें, उसको इंस्पेक्ट करें, उसे क्या बोलेंगे, उसे टेस्ट ऑफ डिटेल बोलेंगे। मुझे बताइए क्या इसमें जो अमाउंट्स की बेस पे रेशियो और कंपैरिजन हो रहे हैं, नहीं, कि कोई डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है। तो जब डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है उसे क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, सी, टेस्ट ऑफ डिटेल। कुछ समझ आई है आपको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वीक इंटरनल कंट्रोल है परचेज इनवॉइसेस के ऊपर। इसका मतलब है परचेज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अरे रिड्यूस नहीं करना चाहिए। सिस्टम वीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो हमारा काम ज्यादा होगा, ये पढ़ा था ना। लास्ट क्वेश्चन, करें इंटरनल कंट्रोल बेहतरीन है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ परफॉर्म करने हैं। चले, ये क्या हुआ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर
ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर, शाबाश, ये करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपर्स की तरफ। चले भैया, खजानों के मुंह खोल दे, शाबाश शाबाश। जी फर्स्ट पोजीशन, शाबाश, जल्दी से फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन किधर है? सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन किधर है? हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन किधर है? फिफ्थ ऑनलाइन इधर है। सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, शाबाश, किधर है? ऑनलाइन वाले की होगी इधर, ओके ओके। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। ये ऑनलाइन वालों की पोजीशन क्यों नहीं आती? ये ऑनलाइन भाई आपकी पोजीशन क्यों नहीं आई? क्या आप नहीं पढ़ रहे? क्या आप मेहनत नहीं कर रहे? कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं। कहते हैं सर क्लास में बैठ के ना इधर जल्दी सिग्नल आ जाते हैं। हाँ, नेट इधर फास्ट चलता है, उधर नेट स्लो चलता है। चलिए ठीक है, चलिए अब चलते हैं वापस। अच्छा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में एक थोड़ा सा फर्क मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि हमने ये देखना है इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, कॉलेज को इनसे कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना रेवेन्यू हुआ। मेरे पास दो तरीके हैं, मतलब जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, मैं कॉलेज का ऑडिटर हूं, मैंने ये देखना है इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है वो ठीक रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। मेरे सामने दो प्रोसीजर हैं। कॉलेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेल्स या रेवेन्यू वाला कॉलम है उसमें इस क्लास का जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। पहला तरीका, आपने बताना है दोनों में फर्क क्या है, पहले ये बताना है और फिर बताना है आपको दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर लगा। पहला तरीका, मैं देखूं क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और मैं देखूं एक स्टूडेंट की फीस कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और फीस को मल्टीप्लाई कर दूं और देखो ये इतना टोटल रेवेन्यू। ये दूसरा तरीका क्या है कि मैं देखूं कि हर स्टूडेंट्स जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है उसमें से फॉर एग्जांपल अगर ये 200 स्टूडेंट्स हैं, सैंपल बेस के ऊपर मैं कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूं और उनकी रसीद देखूं, डिपॉजिट स्लिप देखूं, उन्होंने कितने पैसे जमा करवाए हैं। इससे भी रेवेन्यू कंफर्म होता है ना। दोनों प्रोसीजर में फर्क है ना। एक में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू को वेरीफाई कर रहे हैं ठीक है कि गलत है, और एक में हम सैंपल सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं। एक में काम डिटेल हो रहा है, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एक में काम थोड़ा कम कर रहा है, ब्रेन वर्क ज्यादा है। एक में ब्रेन वर्क है, दूसरे में लेग वर्क है, यानी भागदौड़। तो मुझे बताइए क्या ये दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट के टेस्ट ऑफ कंट्रोल? दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट वेरीफाई हो रही है। दोनों में फर्क क्या भला? एक वाला, एक एनालिटिकल, कौन से वाला एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और कौन से वाला टेस्ट ऑफ डिटेल है जिसमें इनवॉइसेस को चेक करके, डॉक्यूमेंट्स को चेक करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को पहले वाला जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने वेरीफाई कर रहे हैं ये अच्छा लगा, चंद एक स्टूडेंट है, और कितनों को दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगा, शाबाश। बिल्कुल दोनों ही कर सकते हैं, जो मर्जी। कहीं पे एनालिटिकल प्रोसीजर बेहतर होता है, कहीं पे टेस्ट ऑफ डिटेल, कहीं पे दोनों ही कर लें तो मसला कोई नहीं है जी। हाँ, फीस सबने डिफरेंट देने, नहीं फीस सबने सेम ही दी होगी। डिस्काउंट कम ही होता है, रिपीटेड डिस्काउंट मिलता है, देते हैं डिस्काउंट। चले वो डिस्काउंट देते हैं तो फिर उसको हम अलग से एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीजें हम सिखाएंगे आपको, ये चीजें सिखाएंगे। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट से। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। वैसे तो उम्मीद है वो क्विज के दरमियान में जो टेस्टिंग हुई है ना उसमें भी कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, उसमें भी डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए, शाबाश। असर्शन लेवल क्या होता है? असर्शन लेवल फिलहाल आपने असर्शन का मतलब क्या है ये समझ ले, जितना मैं समझाऊं उतना ही समझना है। असर्शन का डिक्शनरी मीनिंग होता है कोई स्टेटमेंट देना, ठीक है। लेकिन असर्शन का जो आपने ऑडिट में मतलब समझना है ना वो ये कि असर्शन का मतलब है एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टेक्निकली मतलब जो बता रहा हूं ये गलत है, मतलब टेक्निकली गलत है,
लेकिन कंसेप्चुअली ठीक है, परेशान ना हो जाए, कंसेप्चुअली ठीक है। आपने इसी डिफरेंस को इसी डेफिनेशन को लेके चलना है। असर्शन का मतलब क्या है, एरिया ऑफ फाइनेंशियल। आगे चल के ना एक स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आएगी, रट्टा उसका लगाना है हमने। एग्जाम में पूछेगा तो वो जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है ना टेक्निकल वाली, वो लिखनी है। लेकिन कंसेप्चुअल की डेफिनेशन क्या वाला असर्शन की? असर्शन का मतलब एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बाद में मैंने मजीद इसमें एक चीज ऐड करनी है, अभी नहीं ऐड करनी है, वो बाद में, ठीक है। तो जब हम कहते हैं अगर कोई मिस स्टेटमेंट सिर्फ सेल्स को अफेक्ट कर रही है, अगर कोई, तो हम क्या कहते हैं, ये असर्शन लेवल। अगर कोई रिस्क सिर्फ एक एरिया को अफेक्ट कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं, असर्शन लेवल। और अगर कोई रिस्क मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट कर रहा हो, बहुत सी तकरीबन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। भी बात समझ आई है? नहीं आई है बात समझ? रिस्क एट असर्शन लेवल है एक पर्सन का रिस्क, सॉरी एक एरिया का रिस्क। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब है बहुत से एरियाज का रिस्क, बहुत से एरियाज का। भाई समझ रहे हैं? ठीक है यार। अब एक स्टूडेंट आया, भैया तबीयत कैसी आपकी? सर फ्लू हुआ है आज मुझे। तो इसका मतलब है ये शायद अच्छे तरीके से कंसेप्ट को आज समझ नहीं सकेगा। मेरी क्लास का, अब मुझे परेशानी हो रही है, मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो आज कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेगा। ये रिस्क है ना, गुड न्यूज है, बैड है, बैड है, अच्छा नहीं समझ, ये रिस्क है। लेकिन ये रिस्क एट असर्शन लेवल है, ये रिस्क एट असर्शन सिर्फ एक स्टूडेंट को अफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले दिन मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, लेकिन मैं आ गया क्लास में, मुझे भी फ्लू है। अब बताइए, अब मैं टीचर लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेगा तबीयत खराब होने की वजह से, ये भी रिस्क है। लेकिन मुझे बताइए ये कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल बड़ा, ये सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। भी समझ रहे फर्क? तो कुछ रिस्क हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से सिर्फ एक एरिया में गलती का चांस होता है, और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से एरियाज में गलती का चांस होता है। हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद ना, जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है। छोटे रिस्क यानी जो स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं वो अलग करते हैं, बड़े वाले रिस्क अलग करते हैं। क्योंकि छोटे रिस्क को एड्रेस करने का तरीकाकार और है, बड़े रिस्क को एड्रेस करने का तरीकाकार और है। जो छोटा रिस्क है वो क्या कहलाता है? बोले रिस्क एट असर्शन लेवल, पूरा बोले। और जो बड़े लेवल का रिस्क होता है, आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आपने ये सही जवाब दे दिया इसका मतलब है फर्क दोनों में आपको समझ आ गया। ये गलत जवाब दिया तो इसका मतलब आप भी फारग, मैं भी फारग, सीखने वाला भी फारग, सिखाने वाला भी फारग। हमें क्लाइंट पे ऐड करने के लिए गए, उधर गए, हमें जाके मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसीज बताई, इंफॉर्मेशन दी। उस इंफॉर्मेशन से आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन मिले, आपने उस इंफॉर्मेशन से रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है जी। 3 सवाल हमने पूछे, तीनों में जवाब उसने दिया, आपने बताना है इसमें किस में रिस्क है, किस में नहीं है। और अगर रिस्क है तो किस में रिस्क एट असर्शन लेवल है, किस में रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, ठीक है जी। चलिए जी, पहला हमने मैनेजमेंट से सवाल किया, हमने कहा सर बताइए आप कोई अपने एम्प्लॉयज को कमीशन वगैरह ऑफर करते हैं? उसने कहा जी सर, हमने सेल्स टीम को ऑफर की हुई है कि जितनी ज्यादा सेल्स करोगे तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा। असर्शन, क्यों? इसमें किस एरिया में रिस्क है? क्यों? परचेज में गलती का रिस्क नहीं है। शाबाश शाबाश, रिस्क एट असर्शन। दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा, कोई और भी कोई बात बताए? उन्होंने कहा हाँ, जो सीएफओ और सीईओ है ना, इनको भी हमने कमीशन दिया है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% उनको कमीशन मिलेगा। ये क्या है? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? इसमें एक से ज्यादा एरियाज में मिसस्टेटमेंट का रिस्क है। क्यों? प्रॉफिट ओवरस्टेट करने के लिए सिर्फ सेल्स को नहीं छेड़ेंगे, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी छेड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस को भी इंटरस्टेट करना है। बिल्कुल, ये कौन सा हुआ?
रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, पता चल गया, इंक्वायरी से रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कुछ रिस्क एट एजर्शन लेवल होते हैं जो एक एक एरिया को अफेक्ट, कुछ रिस्क एट जो मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट करते हैं। हमने पूछा तीसरी बात, हमने पूछा अच्छा सर जी आज दोपहर के खाने में क्या है, उन्होंने कहा टींडे। बताइए इसमें रिस्क है कि नहीं? क्यों रिस्क नहीं है? हाँ खाना, शाबाश, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं। इस मिसाल से बताना क्या चाह रहा था कि हमने सिर्फ वही रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो या रिस्क एट असर्शन लेवल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट कर रहे हो। जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है वो हमारे लिए रिस्क, समझ रहे हैं? कहीं इररेलेवेंट रिस्क ना आइडेंटिफाई कर लेना। एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है जो रिस्क क्वेश्चन में था ही नहीं स्टूडेंट ने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। भाई इतनी भी ऑडिटिंग नहीं करनी, ठीक है? चलिए अच्छा बात बताइए। ठीक है सर, उसका ऑडिटर जाके फिजिकल विजिट करता है और उसका देखता है कि वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, तो ये क्या इंटरनल कंट्रोल होगा टेस्ट या सब्सटेंटिव? नहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लाइंट के पास एक बैलेंस शीट में क्वेश्चन का ये है, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी शो हो रही है, अगर राइटर उसको जाके ये देखता है प्रॉपर्टी बाकी उस लोकेशन में मौजूद है कि नहीं, वो क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, तो ये बेसिकली चूंकि हम बैलेंस शीट के अमाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। अच्छा इसमें अभी ज्यादा ना सोचें क्योंकि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये तीनों प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, इनके ऊपर पूरा चैप्टर है। रिस्क असेसमेंट के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर पूरा चैप्टर है, सब्सटेंटिव, उसमें ये डिटेल में कंसेप्ट सारे डिस्कस होंगे, ठीक है? एआई कोई मसला नहीं। एआई के नीचे देखिए उधर लिखा होगा एआई कैन मेक एरर्स, लिखा होगा, वो खुद मानता है। वैसे हम भी एरर कर सकते हैं जी जी। हाँ ये पकड़ा है इन्होंने पॉइंट, कि उन्होंने कहा सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो हम दो तरह के रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी, रिस्क एट असर्शन लेवल भी, लेकिन उसके आगे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसमें लिखा हुआ है ये रिस्क एट असर्शन लेवल के लिए है। तो फिर इसका मतलब है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल तो हमारा रह गया, वो कैसे एड्रेस होगा, ये सवाल है, वो कैसे एड्रेस हो? उसके लिए एक अलग अप्रोच है, क्योंकि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओवरऑल लेवल का रिस्क है ना, तो इसके लिए अप्रोच भी कौन सी होनी चाहिए? ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए। वो हम स्टडी करेंगे, आगे आएगी ओवरऑल अप्रोच। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए कौन सी अप्रोच होनी चाहिए वो हमने पढ़नी है आगे, ठीक है जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ, आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? देखिए आज दो चीजें हमने स्टडी करनी है। हमें यह पता चल गया कि डिफरेंट फेजेस हैं ऑडिट के, ऐसा ही है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हर फेज में हम क्या करते हैं? प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म करते हैं? ताकि एविडेंस मिले। एविडेंस किस लिए ऑब्टेन कर रहे हैं? ताकि अश्योरेंस मिले और हम रिपोर्ट दे सके। भाई ऐसे ही होता है ना, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस से अश्योरेंस, अश्योरेंस से रिपोर्ट देते हैं फिर, ठीक है? तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि जो हम एज ऑडिटर हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो कितनी तरह के हैं, और इन प्रोसीजर से जो एविडेंस मिलता है वो कैसा होना चाहिए। क्या पढ़ेंगे आज? कि एज ऑडिटर हम कितनी तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और वो जो प्रोसीजर्स होंगे उनसे एविडेंस मिलना है, एविडेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो पहले पढ़ते हैं एविडेंस कैसा होना चाहिए, फिर हम पढ़ेंगे उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। भाई ठीक है, आज हमारे दो टारगेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ही है, उसमें दो कंसेप्ट है, एक एविडेंस और दूसरा प्रोसीजर। तो पहले पढ़ते हैं कि हमने जो एविडेंस ऑब्टेन करना है एज ऑडिटर वो कैसा होना। अच्छा मुझे बताइए, हम रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट देते हैं ना, ये तो पता है ना आपको, ऑडिटर रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, असल काम ही यही है। बड़ी सासुन उस रिपोर्ट में जो हम कंक्लूजन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत,
वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम कोई काम शाम करते हैं कि नहीं? हमारे पास कोई सबूत होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जैसे वो जज फैसला देता है, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। अब देखिए जो नतीजे पे बाद में पहुंचती है, पहले क्या होता है? सबूत, एविडेंस। लेकिन उसमें जो चीज थोड़ी सी मिसिंग है वो ये कि वो एविडेंस कैसे कलेक्ट होता है, वो पीछे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होती है। भाई ऐसा ही है ना, कोई तफ्तीश की होती है। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उसके प्रोसीजर्स हैं। हमने ये भी पढ़ना है कि एज ऑडिटर हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, पुलिस क्या प्रोसीजर परफॉर्म करती है, वो उधर सिखाए जाएंगे। वो पकड़ देते हैं, अगर डालो इसको ठक ठक, जो भी इनका तरीका वारदात होता है उनका, ठीक है, मशहूर है उनके बड़े बड़े जूते। तो वो उनके प्रोसीजर है। एज ऑडिटर हमारे क्या प्रोसीजर है, ये स्टडी करेंगे और फिर उन प्रोसीजर से एविडेंस क्या मिलता है वो। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं ऑडिट एविडेंस कहते किसको है। कहता है कि जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म, जो भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ऑडिट में, किस मकसद के लिए? ताकि आप अपने उस कंक्लूजन तक पहुंच जाए जो आप रिपोर्ट में दे रहे हैं। अपने रिपोर्ट में जो लिखे गए कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, वो एविडेंस है। एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन obtained by auditor. Evidence is information obtained by auditor in arriving at conclusion. In arriving at, अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा वो क्या कहलाएगी? एविडेंस। जैसे ये देखने कंक्लूजन क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए ऑडिटर ने इन्वेंट्री को काउंट किया, वेरीफाई किया, ये क्या है? एविडेंस। इन्वेंट्री वेरीफाई करना प्रोसीजर है। इन्वेंट्री वेरीफाई करने से जो पता चला कि इन्वेंट्री ठीक है कि गलत, ये एविडेंस। फिर सेल्स में देखने के लिए कि सेल्स ठीक है कि नहीं, उसने इनवॉइसेस वगैरह को चेक किए, इंक्वायरी की, बहुत से प्रोसीजर परफॉर्म किए, इससे उसे पता चल गया कि सेल्स ठीक है या गलत। तो ये जो उसे इंफॉर्मेशन मिली, ये क्या है? एविडेंस। ठीक है, सबूत इकट्ठे करना। एविडेंस का मतलब क्या है? सबूत इकट्ठे करना, ताकि हमें पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो सबूत हम इकट्ठे करते हैं, हमें जो कंक्लूजन देना चाहिए रिपोर्ट में, वो सबूत के बगैर देना चाहिए कि सबूत इकट्ठे करके देना चाहिए? सबूत इकट्ठे कर, पक्की बात जी, चलिए ठीक है। अच्छा, वो सबूत कैसे होने चाहिए? वो सबूत, अब एविडेंस कैसा होना चाहिए ये सुन लीजिए। क्योंकि अगर सबूत सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ना हो, एविडेंस सफिशिएंट, तो जज फिर फैसला नहीं सुनाता, वो मुलजिम को बरी कर देता है। याद है वो, ये जज कभी कभी ये भी कहते हैं ना काफी सबूतों की बुनियाद पर मुलजिम को शक की बुनियाद पे बरी किया जाता है। ठीक है, तो अगर एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ना हो तो फिर शक शुबा होता है उसमें। तो हमारा बताइए जो एविडेंस एज ऑडिटर हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हो तो फिर भी चल जाएगा कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब वो आपको यही सिखा रहा है कि एविडेंस जो है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, पहले उससे डेफिनेशन बताइए, एविडेंस क्या है? एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है, किस लिए? ताकि वो इस नतीजे पे पहुंच सके, किस नतीजे पे पहुंच सके कि जो भी उसने ओपिनियन देना। एविडेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, उसे सफिशिएंट होना चाहिए, और नंबर 2, उसे एप्रोप्रिएट होना चाहिए। भैया एक मार्कर दीजिएगा मुझे रेड। ठीक है, सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। 3 मिनट है अभी मेरे भाई। एविडेंस को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट का मतलब क्या है? सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। फर्क समझे? हमारा साथ वाली क्लास के साथ मैच पड़ गया। हमने कहा रस्सा खींचते हैं ना, रस्सा, हमने अभी रस्सा खींचते हैं। अगर हम जीतना चाहते हैं ना, तो हमारी टीम में 2 खुसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, तादाद ज्यादा हो, सफिशिएंसी, और नंबर 2 पावर, ताजे तगड़े बंदे हो हमारे साथ, जो कहते हैं
ये है एप्रोप्रिएटनेस। तो हमारा जो एविडेंस हम इकट्ठा करते हैं उसमें भी दो खसूसियात होनी चाहिए। क्या? एविडेंस को सफिशिएंट होना चाहिए, एविडेंस को एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अच्छा, सफिशिएंसी में मुझे बताइए, 100 इनवॉइसेस रिकॉर्ड है सेल्स रेवेन्यू के, आप 100% रिकॉर्डिंग नहीं करते, ऐसे ही है, चेकिंग नहीं करते, 100 में से 2 सेल इनवॉइसेस चेक कर लें, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं है। तो कितनी करनी चाहिए? ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, 2 तो सफिशिएंट नहीं है। अच्छा ओके, अब एप्रोप्रिएटनेस की एग्जांपल सुने। सफिशिएंट एविडेंस का मतलब है कितना एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब कैसा एविडेंस। अच्छा मुझे बताइए, मैंने इन भाईजान से पूछा सेल इनवॉइस को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ए भाई ये सेल इनवॉइस आपने बनाई है, आप अकाउंटेंट है, ठीक बनाई है ना? उसने कहा सर जी बिल्कुल ठीक बनाई है। मैंने पूछ लिया, ये भी एक एविडेंस है। दूसरा तरीका, मैंने थर्ड पार्टी डेटर को लेटर लिख के पूछा, बताओ भाई आपने वाकई ये सेल्स ऑर्डर की थी और आप कंफर्म करते हो कि ये सेल जेन्युइन है? उस डेटर ने कहा जी बिल्कुल जेन्युइन है। अब मेरे पास ये 2 सोर्सेज ऑफ एविडेंस है, एक मैंने मैनेजमेंट से लिया ज़बानी कलामी, दूसरा थर्ड पार्टी से लिया रिटन फॉर्म में। मुझे बताइए कौन से वाला एप्रोप्रिएट, कौन से वाला बेहतर है? बेहतर कौन सा है? थर्ड पार्टी वाला, ये एप्रोप्रिएट है। यही आपको सिखा रहा है कि जब आपने एविडेंस कलेक्ट करना है ना, तो आपका एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ये ना हो 10,000 इनवॉइसेस हैं और आप 15 इनवॉइसेस चेक करके कहें सफिशिएंट एविडेंस, बड़ा काम कर लिया मैंने, बड़ा काम कर लिया। वो ऐसा नहीं है। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का एविडेंस ऑब्टेन करो। अच्छी क्वालिटी का एविडेंस कौन सा होगा? जो मैनेजमेंट ने कहा होगा, भाई मैनेजमेंट ने तो यस ही करना है, जो कुछ भी करना है, समझ रहे हैं? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से चाहिए। तो सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस का फर्क समझ रहे हैं? हमारे एविडेंस में 2 खसूसियात होनी चाहिए। कौन सी? एविडेंस को सफिशिएंट होना चाहिए, एविडेंस को और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या? सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वांटिटी, कितना एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या? क्वालिटी, कैसा एविडेंस, कहां से। भाई एविडेंस है भाई। अब मुझे ये बताइए, एक बात फॉर एग्जांपल, आपने एक कंसेप्ट मेरे मुंह से सुना, एक कंसेप्ट ये भाई के मुंह से सुना, ये जो स्टूडेंट है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रही होती है कहानी। वो बच्चा कोई सवाल पूछता है, जवाब रात को जाके मैंने देना होता है, वो जल्दी जल्दी में दूसरा स्टूडेंट होता है वो भी जवाब दे देता है। ठीक है, वो कंसेप्ट उलट पुलट हो रहे होते हैं, तो चल रहा होता है सारा कुछ, रात को जाके सीधा पता करना पड़ता है सारा कुछ। तो एक मेरे मुंह से कंसेप्ट सुना, एक इस भाई के कंसेप्ट, क्या दोनों में एप्रोप्रिएटनेस एक जैसी है? नहीं। किसका ज्यादा रिलायबल एविडेंस? यही वो सिखा रहा है। कह रहा है आपको जो एविडेंस मिलेगा डिफरेंट सोर्सेज से मिलेगा, आपने देखना है कौन सा सोर्स ज्यादा रिलायबल है। जो ज्यादा रिलायबल सोर्स है वहां से एविडेंस इकट्ठा करना है, जिसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है वहां से एविडेंस इकट्ठा। भाई इस बात से एग्री करते हैं? तो हमने एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए। तो हमारे एविडेंस में 2 खसूसियात होनी चाहिए। कौन सी? सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। भाई सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या? क्वांटिटी ज्यादा। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या? क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे लगाते हैं चेक पॉइंट। जुम्मे के बाद इंशाल्लाह आधे घंटे बाद तकरीबन यहीं से स्टार्ट करते हैं। डन जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे एविडेंस में 2 खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, उसे सफिशिएंट होना चाहिए, यानी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी इसकी क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए। ओके, अब हम स्टडी करेंगे डिटेल में एविडेंस कब सफिशिएंट होता है और एविडेंस कब एप्रोप्रिएट होता है। अब हमने डिस्कशन क्या करनी है? एविडेंस कब, क्योंकि हमारा एविडेंस क्या सफिशिएंट होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या एविडेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए? यस होना चाहिए। तो एविडेंस कब सफिशिएंट होगा, कब एप्रोप्रिएट होगा, ये पता कैसे चलेगा? जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जैसे ये तो हमें पता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इतना तो बताया है कि आपके लिए 100% ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना लाजमी नहीं है, ये बताया उन्होंने। लेस देन 100% करना है, लेकिन लेस देन 100% कितना? 30%, 50% या 70%, कितना ये नहीं बताया।
ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं बताया, ये उन्होंने हमारी जजमेंट पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करें कि कब एविडेंस जो है वो कितना होना चाहिए, कब 40% सफिशिएंट होगा, कब 60% सफिशिएंट होगा, कब 80% सफिशिएंट होगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने किस पे छोड़ दिया? हमारी जजमेंट पे, ठीक है। लेकिन याद रखें जो प्रोफेशनल जजमेंट है ना, ये भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रही होती है, हवाई नहीं होती। इसीलिए हमने ये कुछ रूल्स बनाए हैं कि किन सिचुएशन में हमारे लिए लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट और किस सिचुएशन में कंपैरेटिवली मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। ये जरा असूल सुनिएगा। यानी हमारे सीनियर, जब हम आप प्रैक्टिस में जाएंगे, कभी आप देखेंगे कि सेल्स में वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप 70% अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, कभी आप देखेंगे कि आप 80% को वेरीफाई कर रहे हैं, कभी 50% को वेरीफाई कर रहे हैं। डिफरेंट क्लाइंट्स पे डिफरेंट परसेंटेजेस होंगी। तो ये कैसे पता चलता है हमारे सीनियर्स को कि किस सिचुएशन में मोर एविडेंस हासिल करना है, किस में लेस? इसका जवाब आपको दिया जा रहा है। वो कह रहा है कि जब आप किसी ऐसे एरिया में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट, आपको ज्यादा एविडेंस हासिल करना होगा। एग्रीड? ठीक है। या दूसरा, मटीरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी हाई है जब, यानी जब कोई मटीरियलिटी हाई का मतलब जो एरिया जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं वो हाईली मटीरियल है, मतलब उसकी अमाउंट ज्यादा है। जैसे सेल्स की अमाउंट ज्यादा है और रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट कम है, तो किस में ज्यादा एविडेंस हासिल करना है हमें? सेल्स में। इसी तरह कम्प्लेक्सिटी, जब चीजें कम्प्लेक्स होंगी, मुश्किल होंगी, तो उन पे आपने टेस्टिंग का लेवल बढ़ा देना है। ठीक है। जब आप लीज्ड एसेट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे, लीजिंग को, उसके डिस्क्लोजर को, उसकी कैलकुलेशन को, तो उसमें ज्यादा एविडेंस चाहिए कि जब एसेट खरीदे होंगे तो परचेज इनवॉइसेस को चेक करना है, उसमें एविडेंस ज्यादा। किसमें एविडेंस है? किसमें? लीज वाला एरिया ज्यादा मुश्किल होता है कि परचेज एसेट्स वाला? इसको लीज वाला। तो जब आप जिस एरिया की वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो हाईली मटीरियल है यानी उसकी अमाउंट ज्यादा है, या वो हाईली कम्प्लेक्स है यानी डिफिकल्ट है, तो आप बताइए लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट या मोर एविडेंस? मोर एविडेंस, मोर। फिर ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अगर ऑडिटर को ऑलरेडी नॉलेज है कुछ चीजों के बारे में, ठीक है, तो जैसे हमारे एक हमारा ऑडिट क्लाइंट होता है जिसको हम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो, उसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। एक हमारा ऑडिट क्लाइंट वो होता है जिसमें हमने लास्ट ईयर भी ऑडिट किया था, इस साल भी ऑडिट कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट। तो बताइए इनिशियल ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे कि रिकरिंग ऑडिट में? इनिशियल ऑडिट में। क्यों भला? क्योंकि हमारे पास प्रायर नॉलेज नहीं है, कोई प्रायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई। जबकि रिकरिंग ऑडिट में हमें पहले से बहुत सी चीजों का पता होता है, तो हमारी इंक्वायरीज भी कम हो जाती हैं, हमारे प्रोसीजर भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऑलरेडी पता है हमें। तो ऐसे केस में अगर ऑडिटर के पास ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और अगर ऑलरेडी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है किसी क्लाइंट का, तो फिर क्या होगा? मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, अगर एविडेंस अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम भी एविडेंस हो तो चल जाता है, ठीक है। लेस क्वांटिटी नीडेड यानी लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो फिर बताइए मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस एविडेंस विल बी? लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्लियर हुई है बात? तो मुझे बताइए, अगर आप एक टीम का हिस्सा बने, फिर उसके बाद दूसरे क्लाइंट पे भी गए, वहां पे भी टीम का हिस्सा बने, दोनों जगह पे आपको सैलरीज को वेरीफाई करने के लिए दिया गया, लेकिन सेकंड वाले क्लाइंट में आपके सीनियर ने कहा कि पहले से डबल काम करो। बताइए क्यों कहा? सेकंड क्लाइंट में क्या रीजंस हुई होंगी जिनकी वजह से आपको ज्यादा कहा?
इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे, शाबाश। और क्या हुआ होगा? रिस्क ज्यादा होगा, शाबाश। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हुई होगी, बेहतरीन। बस समझ गए, समझ गए कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में हमने कम प्रोसीजर परफॉर्म करने और किस एरिया में ज्यादा। यानी स्टैंडर्ड हमें सिर्फ इतना बताता है कि 100% नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन 99% करेंगे कि 49% करेंगे, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? ये हो गया सफिशिएंसी, कितना एविडेंस। इसमें हमने ये डिस्कशन की कि कब कम होगा, कब ज्यादा, कब कम, कब ज्यादा। अब दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। हमारे एविडेंस में दो सूसियात होनी चाहिए ना, सफिशिएंट होना चाहिए और अब एप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? एविडेंस अच्छा होना। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करती है सोर्स ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ एविडेंस पे, कि आपको एविडेंस कहां से मिला, किन हालात में मिला। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? एविडेंस कहां से मिला, किन हालात में मिला। ठीक, तो कहते हैं एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ, यानी एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है एविडेंस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी। पहले रेलिवेंस और रिलायबिलिटी का मेन कंसेप्ट समझ लें, फिर इनके फैक्टर्स समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। फैक्टर्स 4-5 होते हैं, कोई 2-3 भी समझ आ जाए तो काफी होता है, बाकी एक आधे का रट्टा भी लग जाता है, लेकिन मेन कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है एविडेंस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी। यानी एविडेंस को रेलिवेंट भी होना चाहिए, एविडेंस को रिलायबल भी होना चाहिए। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, ये भाईजान का कल सुबह ऑडिट का पेपर है, सारी रात तैयारी की, सारी रात, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोए, सारी रात IFRS को पढ़ते रहे। IFRS को नहीं, ऑडिट की तैयारी, सुबह ऑडिट का पेपर है, सुबह ऑडिट का पेपर है और IFRS पढ़ते रहे हैं। तो एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं है? नहीं, सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है? रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंस का मतलब यह है कि जो आपका पर्पस है और जो आपका प्रोसीजर है उसमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। दो चीज, क्या लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए? पर्पस में और प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। यह है रेलिवेंस, यह है रेलिवेंस। ठीक है, CA में एडमिशन ले लिया है, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे रोज सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। बताइए, मकसद कोई और है, पर्पस कोई और प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या दोनों में रेलिवेंस है? नहीं रेलिवेंस। तो हमें स्टैंडर्ड क्या बताता है कि पहले डिसाइड करो क्या कर रहे हो, फिर उस लिहाज से प्रोसीजर डिसाइड करो। प्रोसीजर में और पर्पस में रेलिवेंस होनी चाहिए। प्रोसीजर से ही एविडेंस मिलता है, तो उसको यूं भी कह सकते हैं कि आपका पर्पस और आपका एविडेंस दोनों में रेलिवेंस, एग्री करते हैं, रेलिवेंस होनी चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, रेलिवेंस। अगर मैं चेक करना चाहता हूं, जरा सोच के बताइएगा, ये हल्का सा टेक्निकल कंसेप्ट शुरू होने लगा। हमने सेल्स को वेरीफाई करना है। सेल्स को ना तो ओवरस्टेटेड होना चाहिए ना अंडरस्टेटेड होना चाहिए। एग्रीड? यानी अगर 1000 की सेल है, ना तो 1200 हो ना 800 हो। 1200 होगी तो हम कहेंगे ओवरस्टेटेड है, वो भी गलत है। 800 होगी तो हम कहेंगे अंडरस्टेटेड है, वो भी गलत है। वो एरर की वजह से भी हो सकती है। हमें दोनों चीजें चेक करनी चाहिए। अच्छा, अगर मेरा मकसद है कि चेक करना है क्या सारी ट्रांजैक्शन चेक हो गई कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई कि नहीं, सेल्स की जितनी भी चीजें हमने सेल की हैं सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई कि नहीं, ये मेरा मकसद है चेक करना। इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस चेक करना। क्या चेक करना? कंप्लीटनेस चेक करना। यानी कि क्या सारी की सारी सेल रिकॉर्ड होगी है कि नहीं।
मुझे बताइए कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट है। दो प्रोसीजर आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, मैं गुड्स डिस्पैच नोट जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करके देखूं कि वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हैं कि नहीं, एक प्रोसीजर ये। दूसरा प्रोसीजर, मैं जो सेल्स अकाउंट में आइटम रिकॉर्ड हुई हैं उनको सेलेक्ट करके देखूं कि गुड्स डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं। भाई फर्क समझ रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं। एक मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं ये कर रहा हूं कि जो गुड, देखिए सेल्स की ट्रांजैक्शन है ना, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर 1 सेल्स ऑर्डर, स्टेप नंबर 2 गुड्स डिस्पैच की जाती हैं, स्टेप नंबर 3 सेल इनवॉइस बना के टी अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ऐसा ही है। अब मैं सिर्फ इसको शॉर्ट कर रहा हूं, 2 स्टेप्स के ऊपर ला रहा हूं। गुड डिस्पैच नोट बना, अकाउंट में एंट्री हुई। गुड डिस्पैच नोट बना और असूली तौर पे अगर 10 गुड डिस्पैच नोट हैं तो 10 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर मेरा मकसद ये है कि अगर 10 गुड डिस्पैच नोट हैं तो 10 एंट्री हो, 8 भी नहीं होनी चाहिए, 12 भी नहीं होनी चाहिए। अगर 12 एंट्रीज होंगी सेल्स अकाउंट में, इसका मतलब वो ओवरस्टेटेड है। अगर 8 एंट्रीज होंगी अंडरस्टेटेड है। तो मैंने दोनों पर्पस देखने के, कोई एक। अगर मैं पहले चेक कर रहा हूं, फर्ज करे अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट का मतलब कहीं 10 गुड डिस्पैच नोट हैं, 8 तो नहीं रिकॉर्ड हुई, अंडरस्टेटमेंट का मतलब यही होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, गुड डिस्पैच नोट को सेलेक्ट करके टी अकाउंट में ढूंढना चाहिए कि रिकॉर्ड हुई कि नहीं, कि टी अकाउंट से सेलेक्ट करके देखना चाहिए गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है गुड डिस्पैच नोट से सेलेक्ट करके टी अकाउंट में देखना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम, शाबाश। और कितनों का ख्याल है टी अकाउंट में से सेलेक्ट करके गुड डिस्पैच नोट देखना चाहिए। गुड डिस्पैच वाले करेक्ट है, क्योंकि अगर कुछ चीजें डिस्पैच की हैं, सेल्स हो गई और वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो जो मिसिंग चीजें हैं ना, वो गुड्स डिस्पैच में है, टी अकाउंट में नहीं है। टी अकाउंट में तो ऑलरेडी वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मकसद समझ रहे हैं। मकसद अगर ये है कि ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढनी है जो आपने चीजें डिस्पैच कर दी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, गुड्स डिस्पैच से। वो मिसिंग चीजें उधर पड़ी होंगी, समझ। और अगर मेरा मकसद है मैंने ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं गुड डिस्पैच हुई 10 और रिकॉर्ड हो गई 12, ठीक है, ये भी गलत है ना। इसका मतलब है 2 फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं। तो मुझे बताइए मेरे लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा, गुड डिस्पैच नोट को सेलेक्ट करके चेक करूं रिकॉर्डिंग के साथ, या रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करके चेक करूं गुड डिस्पैच के साथ। रिकॉर्डिंग, शाबाश, बेहतरीन, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि जो फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है ना, वो रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है। फर्क समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपका मकसद ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है तो प्रोसीजर की नेचर थोड़ी सी बदल जाएगी, और अगर आपका मकसद अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है तो प्रोसीजर की नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी क्लास में 2 तरह के रिस्क हैं। एक ये रिस्क है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुम्मे के लिए निकले हैं और ऊपर कैंटीन में बैठे हुए हैं, क्लास में नहीं आए। अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ना है तो मेरा रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा, मैं क्लास में से सैंपल सेलेक्ट करके देखूं कि ऊपर कैंटीन में से। अच्छा, एक दूसरा रिस्क भी है क्या, हमारी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करवाई हुई, ये भी तो रिस्क है ना। अब अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है तो क्लास में से देखूं कि कैंटीन में से। क्लास में, तो कभी आप कह रहे हैं कैंटीन में से देखें, कभी आप कह रहे हैं क्लास में से देखें। ये क्यों, क्योंकि पर्पस डिफरेंट हो गया। जब पर्पस डिफरेंट हो जाए तो प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत उस लिहाज से चेंज हो जाता है। ये बात समझ आई, असूल समझ आया। तो यानी ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है तो हमारा सैंपल कोई और होगा, अगर अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है तो हमारा सैंपल, हालांकि ट्रांजैक्शन वही है, सेल्स, ट्रांजैक्शन वही है, सेल्स, ठीक है। अगर आप फर्ज कीजिए ये सेल, ये गुड डिस्पैच नोट पहले बना, फिर इसके बाद ये टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई।
अगर आपने देखना है कि ये 10 हैं, ठीक है, और ये 8, अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है, ये अंडर स्टेटमेंट ही है ना, तो बताइए कहां से सैंपल सेलेक्ट करके चेक करेंगे? ये ऐसे चलेंगे। लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं ये 10 है और ये ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन फेक है ये ढूंढना है। यहां पे मकसद क्या था? कौन सी ट्रांजैक्शन मिसिंग है। तो हमारा स्टेप क्या हुआ? गुड डिस्पैच नोट से टी अकाउंट। और अगर हमारा मकसद है कि फेक 2 ट्रांजैक्शन ये ढूंढना है, तो फिर क्या करेंगे? साइकिल वही है, यानी एक ही ट्रांजैक्शन एक ही है। ए से इससे आपके एक मैथ के अहम रूल को तोड़ा उसने। मैथ में पढ़ते थे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन ऑडिट में अब क्या हमें पता चला? ए से सैंपल सेलेक्ट करके बी के साथ वेरीफाई करें तो एविडेंस कुछ और होता है, और बी से सैंपल सेलेक्ट करके ए के साथ वेरीफाई करें, मैच करें तो एविडेंस कुछ और होता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यकीन कीजिए आज के लेक्चर का सबसे टेक्निकल कंसेप्ट यही है, अगर आपको समझ आ गया। और ये एक नहीं, ये कोई 10 जगहों पे यूज होता है, 10 से भी ज्यादा जगहों पे ये कंसेप्ट। कहने को छोटा सा होगा, लेकिन भाई समझ आ रहा है आपको? शाबाश। अच्छा, अब लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज भी है। क्या? आई कैप ने कभी ये टेस्ट नहीं किया, इस लेक्चर में टेस्ट नहीं किया, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। किसी और में ये कंसेप्ट टेस्ट हुआ है, इसमें नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करनी है, समझ गए ना? ओके। तो इससे देखें रेलिवेंस का मतलब क्या है? अगर ओवर स्टेटमेंट को चेक करना चाहे, ओवर स्टेटमेंट को occurrence भी बोलते हैं, अंडर स्टेटमेंट को कंप्लीटनेस भी बोलते हैं। दिल करे तो याद कर ले, नहीं दिल करे तो छोड़ दे। ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है तो हमारा एविडेंस कुछ और होगा, ठीक है। अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है तो हमारा एविडेंस, अंडर स्टेटमेंट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से अकाउंट की तरफ जाना है, और ओवर स्टेटमेंट के लिए अकाउंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ। रिकॉर्डेड अमाउंट से मतलब जो अमाउंट अकाउंट में रिकॉर्ड हुई। एक चीज हो गई। दूसरा असूल सुने रेलिवेंस का, कि जब आप डिफरेंट एविडेंस हासिल करते हैं ना, तो कुछ एविडेंस एक असर्शन को वेरीफाई करते हैं, कुछ एविडेंस या प्रोसीजर, और कुछ एविडेंस या प्रोसीजर किसी दूसरी चीज को, दूसरी असर्शन को वेरीफाई कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बैलेंस शीट में 10 व्हीकल्स मौजूद हैं, जाके चेक करके आओ कि 10 व्हीकल्स पूरी मौजूद हैं कि नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो आपका रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा? 2 एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आप गाड़ियों को फिजिकली देखेंगे मौजूद है कि नहीं, या सिर्फ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक देखेंगे कि वो क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं? अगर आपका मकसद है गाड़ियों की एग्जिस्टेंस देखना, तो आपका रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? फिजिकल वेरीफाई करो। और अगर आपका मकसद है ये देखना कि गाड़ियां किराए की है कि क्लाइंट की है, फिर क्या करना है? फिर प्रोसीजर। अब मकसद बदल गया, प्रोसीजर बदल गया। अब आपका प्रोसीजर क्या है? अब आप रजिस्ट्रेशन बुक चेक करें। ये दूसरी एग्जांपल हो गई। रेलिवेंस का कंसेप्ट समझेंगे। एक एग्जांपल ही बड़ी थी अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट वाली, मैंने एग्जिस्टेंस और राइट्स वाली। अब ये दूसरी एग्जांपल भी समझ आ गई कि आपका मकसद बदला तो आपका प्रोसीजर भी बदल गया। अभी भी बात समझ नहीं आई। तीसरी एग्जांपल भी ले, तीसरी एग्जांपल, शाबाश। अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहते हैं तो नहीं, सॉरी, अगर आपका मकसद है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक। देखें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करते हैं और इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को चेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई इस वजह से करते हैं हमने रिपोर्ट देनी है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का मकसद रिपोर्ट देना नहीं है। चेकिंग करते हैं लेकिन मकसद रिपोर्ट देना नहीं है, मकसद ये है रिस्क असेस करना, ठीक है। अगर आपका मकसद कंट्रोल्स को चेक करना है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
और अगर आपका मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, देखिए यहां पे भी वही कंसेप्ट कि आपका पर्पस चेंज हुआ तो प्रोसीजर चेंज हो गया, क्योंकि किसी पर्पस के लिए कोई प्रोसीजर रेलिवेंट है, किसी पर्पस के लिए कोई प्रोसीजर। भाई ये कंसेप्ट समझ आ रहा है रेलिवेंस का? क्लियर? चलिए, अभी भी नहीं समझ आ रहा है, एक आधी एग्जांपल और हो जाए। नहीं बस ये ठीक है, ये 4 दिन नहीं हो जाए, ऐसे ही हो जाए, बस काफी हो गया, समझ आ गया। देखिए दो अरफी बात है, क्या जो मकसद है प्रोसीजर उसके लिहाज से डिसाइड करना है, ये ना हो पर्पस कोई और हो प्रोसीजर, वो फिर जितना भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ना, चाहे जितना मर्जी सफिशिएंट हो, उसका नेट रिजल्ट 0 है। क्यों? वो सफिशिएंट तो है, एप्रोप्रिएट नहीं। एप्रोप्रिएट भूल गए आप, 2 चीजों पे डिपेंड करती थी, किस पे? रेलिवेंस। रेलिवेंस समझ आ गया? रेलिवेंस का मतलब क्या है? पर्पस और प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। अब है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आई क्या आपने पूछा होगा ज्यादा, ठीक है? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? आप जब एविडेंस हासिल होगा ना, डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलेगा आपको। आप जब एविडेंस हासिल करेंगे, कुछ सोर्सेज होंगे इनसाइड द एंटिटी, कुछ सोर्स ऑफ एविडेंस होंगे आउटसाइड द एंटिटी, कुछ होंगे सीनियर लोग, कुछ जूनियर लोग होंगे। कभी एविडेंस ज़बानी कलामी मिलेगा, कभी एविडेंस रिटन फॉर्म में मिलेगा। क्या जितने भी सोर्सेज आपको जो मिलते हैं उनकी रिलायबिलिटी एक जैसी होती है? नहीं, उनकी रिलायबिलिटी डिफरेंट होती है। हमने एज ऑडिटर क्या कोशिश करनी है कि लो रिलायबिलिटी वाला एविडेंस मिले कि हाई रिलायबिलिटी वाला। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाई रिलायबिलिटी एविडेंस हाई रिलायबिलिटी वाला है? कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ऐसा ही है ना, आप डेली बहुत से लोगों से डिफरेंट स्टेटमेंट सुनते होंगे, हर एक की बात पे आप एक जैसा यकीन नहीं करते। एक बंदा जो अक्सर सच बोलता है, उसके मुंह से कुछ सुनेंगे तो आप कहेंगे इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। एक बंदा अगर अक्सर झूठ बोलता है, उसके मुंह से कोई बात सुनेंगे, उसकी रिलायबिलिटी लो होगी। तो हमें जो एविडेंस इकट्ठा करना है, रेलिवेंस तो होनी चाहिए उसकी, क्या रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए? रिलायबिलिटी के फैक्टर सुनने। पहला फैक्टर, ये तो बहुत ही आसान, 1 मिनट के अंदर ये निपट जाते होते हैं, 1 मिनट के अंदर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी या फैक्स वगैरह जो होती है, फैक्स भी फोटोकॉपी की शक्ल है। ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। एग्री करते हैं जी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिटन फॉर्म में इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। एग्री करते हैं जी? लिखी हुई बात ज्यादा रिलायबल है, ज़बानी तो लोग मुकर जाते हैं ना। ओके। तीसरा, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। एग्री करते हैं? यानी जो हमें थर्ड पार्टी से एविडेंस मिलेगा वो मैनेजमेंट की निस्बत ज्यादा रिलायबल है। फोर्थ, डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट, यानी जो एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ने हासिल किया वो ज्यादा रिलायबल है उस एविडेंस से जो इनडायरेक्टली यानी मैनेजमेंट के थ्रू मिला। है कि नहीं? क्यों? जो मैनेजमेंट के थ्रू एविडेंस मिलता है इनडायरेक्ट, वो लेस रिलायबल क्यों हो जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट उसमें टेम्परिंग कर सकती है। अच्छा, और अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो उससे जो हमें इंटरनल एविडेंस मिलेगा उसकी रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रांग है। भैया बात समझ आई? ओरिजिनल एविडेंस ज्यादा रिलायबल है या फोटोकॉपी? डॉक्यूमेंट्री या ओरल? एक्सटर्नल या इंटरनल? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? और कंट्रोल स्ट्रांग हो तो? अच्छा, अब एक एग्जांपल सुन लीजिए आई कैप की केस। उसने एक कंसेप्ट आई कैप ने 4-5 दफा डिफरेंट केस स्टडी में पूछा हुआ है। आपने एज ऑडिटर एक कंफर्मेशन लेटर सेंड किया डेटर को। आपने डेटर से कहा, ए भाई हमारी कंपनी क्लाइंट ये कह रहा है कि उसने तेरे से 50 लाख रुपया लेना है। अब चूंकि ये इंटरनल एविडेंस है, हम तो ज्यादा रिलायबल कोशिश करते हैं एविडेंस मिले, तो हम आपको लेटर लिख रहे हैं, आप हमें रिटन फॉर्म में कंफर्म करें कि क्या आपने भी 50 लाख रुपए ही देने हैं। डेटर ने वो लेटर डायरेक्टली ऑडिटर को भेजने की बजाय
उसका जवाब मैनेजमेंट को लिख दिया। लेटर मैनेजमेंट को मिला, मैनेजमेंट ने उसे खोला, सीधा पदरा किया, प्लेन करके सेट सुट करके ऑडिटर से कहा सर ये देखें हमने बड़े सारी चीज़ें तरतीब से लाके आपके सामने रख दिया, ये आपका कंफर्मेशन लेटर है, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? शाबाश, करेक्ट। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये इसकी रिलायबिलिटी कम हो गई, अब ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट है। शाबाश, ये केस स्टडी में आई कि आपने पूछा हुआ 4-5 दफा पूछा है। तो रिलायबिलिटी समझ आ गई, खत्म, ये वाला कंसेप्ट खत्म। कौन सा कंसेप्ट था वाला? एविडेंस को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस इज मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस, क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस की मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख दी और फिर रिलायबिलिटी की 2-3 एग्जांपल रख दी। क्लियर? अब आगे चलते हैं जी। हाँ, लेकिन हम हर एक गुड डिस्पैच को नहीं देखते, सैंपल बेस पे काम करते हैं ना, ठीक है, सैंपल बेस पे काम करते हैं, हर एक इग्नोर कर दें, इस सोच को खत्म कर दें, वापस आ जाए। एग्जाम्पल समझ आ गई ना आपको? ओके, आगे चलते हैं। उनका क्वेश्चन ये था असल में कि जब 100% अगर काम करेंगे ना तो एक ही काम से दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हम 100% काम करते नहीं है, हम सैंपल बेस पर करते हैं। अब इसके बाद अब मुझे बताए, यहाँ पे आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा ही है? बोर्ड के इस तरफ एविडेंस इकट्ठा, एविडेंस कैसे इकट्ठा होगा? घर बैठे बैठे इकट्ठा हो जाएगा एविडेंस? और भाई भाग दौड़ करनी पड़ेगी, भाग दौड़ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, पूरी दुनिया का कोई भी ऑडिटर हो, पूरी दुनिया में कोई भी ऑडिटर हो, वो मैक्सिमम 7 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इजी कंसेप्ट शुरू हो गया, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो, क्यों बोला? इजी कंसेप्ट शुरू हो गया। क्या अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? ऑडिटर ने 7 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करता है, चाहे दुनिया में किसी कंट्री का ऑडिटर हो, वो दुनिया की किसी कंपनी का ऑडिट करे, वो कंपनी के किसी भी एरिया का ऑडिट करे, वो किसी भी एरिया में चाहे रिस्क असेसमेंट स्टेज पे काम कर रहा हो, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहा हो, चाहे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे काम कर रहा हो, दुनिया का हर ऑडिटर मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम कितने प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? अब चाहे तो कहीं पे 3 करे, कहीं 4 करे, जैसे रिस्क असेसमेंट में वो अक्सर 4 ही करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने प्रोसीजर? दुनिया में 8वां प्रोसीजर कोई नहीं है। जितने भी प्रोसीजर है वो इन 7 में से किसी एक कैटेगरी में। वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं? वो है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 7 प्रोसीजर है, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना अलग रट्टा लगाया हुआ, आप अपना अलग लगा लीजिएगा। तो ऑडिटर जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है, कितनी तरह के हैं? कौन से? इंक्वायरी, बोले इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर से इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, बोलने सीखने में शर्म नहीं होती, बोले ऊंची बोले थोड़ा। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। कितने? फिर से इंक्वायरी, अच्छा अब सुने एक एक करके इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछना, किसी से, किससे पूछना? किसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछना, ठीक है। ये अमूमी तौर पे विद इन द कंपनी होती है, यानी हम बहुत सी चीजें पूछ रहे हैं। SCFO भाई इस दफा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं हुई? भैया ये जो क्रेडिट लिमिट है पिछले साल, इस साल भी वही है कि आपने बढ़ा दी है, ठीक है। ये इंक्वायरी करना, इस साल आपने कोई सिग्निफिकेंट फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं क्या? ये क्या है? इंक्वायरी। कोई सर आपने इस दफा कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है? ये क्या है? इंक्वायरी। हम ये इंक्वायरी जो है ना,
ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। क्लाइंट से हम कहते हैं सर जी एक कप चाय हो जाए, वो खुश हो जाता है, कहता है अब तो यारी दोस्ती ऑडिटर के साथ लगेगी। कहता है जी सर जरूर आए, बैठे। चाय के कप पे बैठते बैठते हम 20 सवाल पूछ लेते हैं उससे। वो कहता है सर आइंदा चाय की ऑफर ना कीजिएगा। देखिए ऐसे ना इंक्वायरी जितने मर्जी पूछ ले, बातों बातों में कई सवाल हो जाते हैं। इंक्वायरी का मतलब है पूछना, लेकिन इंक्वायरी का एक नेगेटिव चीज भी है। क्या? ये लीस्ट रिलायबल एविडेंस है। इंक्वायरी के बारे में कहते हैं इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इंक्वायरी के बारे में क्या कहते हैं? इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी इंक्वायरी से आपको एविडेंस जरूर मिलता है, लेकिन चूंकि निस्बतन लेस रिलायबल है ना, क्योंकि अक्सर ज़बानी कलामी जो होता है, तो आपने इसके साथ दूसरे प्रोसीजर को जरूर मिलाना है। सिर्फ इंक्वायरी करके बात खत्म नहीं करनी कभी। सिर्फ इंक्वायरी करके कभी ये नहीं कहना मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया, मेरा ऑडिट खत्म। नहीं 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 नहीं, वरना तो एक ही इंक्वायरी करेंगे आप, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे बस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया, अल्लाह रिपोर्ट साइन करो। ऐसे नहीं, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना, पूछना। ठीक है जी, ओके। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन देखना। भाई किसको देख? भाई कोई क्लाइंट कोई काम कर रहा है, क्लाइंट कोई काम कर, उसके काम को देखना। ऑब्जर्व करना है, किसको देखना है? क्लाइंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसे। अच्छा याद रखें, ऑब्जर्व करने का मतलब है सिर्फ देखना, खुद काम करना नहीं है, सिर्फ देखना। वो भाईजान क्या कर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं भाई कैसी बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहा मैं। ये क्या है? ऑब्जर्व करना। सीएफओ से पूछा सर आप स्टॉक काउंट करते हैं क्या? हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करते हैं? मैंने कहा यस। ये कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी। मैं कहा अगला स्टॉक काउंट कब कर रहे हैं? सर आज शाम को ही। अब मैं स्टॉक काउंट करने उसे पहुंच गया, स्टॉक काउंट हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं क्लाइंट का स्टाफ सही तरीके से चेकिंग कर रहा है कि नहीं। मैं उधर साइड पे चेयर पे बैठा हुआ हूं, मैं नहीं काउंट कर रहा। ये ज़हन में रखिएगा फर्क। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि काउंट सही हो रहा है कि नहीं। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। एक कंट्रोल होता है कि जब पेरोल डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी तो जिस बंदे को पेरोल देनी है, पैसे देने हैं ना, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, आईडी कार्ड वगैरह चेक करना है। मैं पेरोल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उनके डिपार्टमेंट में बैठ गया, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि पैसे देने से पहले वो बंदा आईडी कार्ड चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्या है? समझ आ गया? इंक्वायरी ऑब्जर्व। इंक्वायरी पूछना, ऑब्जर्वेशन देखना, सिर्फ देखना है, टांग नहीं डालनी उनके काम में। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। फिर है इसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी एक मसला है। क्या? ऑब्जर्वेशन जिस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, उस वक्त के बारे में तो आपको बताएगा काम ठीक चल रहा है। उसके आगे पीछे जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तब काम ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है। मैंने ये देखा कि भाई सेल इनवाइस को रीचेक करने वाला क्या इनवाइस बना के कोई दूसरा बंदा उसको रीचेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया, जिस दिन मैंने ऑब्जर्व किया उस दिन कोई दूसरा बंदा रीचेकिंग कर रहा था। इससे ये तो साबित हो गया कि उस दिन रीचेकिंग हो रही है, लेकिन पिछले 364 दिन रीचेकिंग हो रही है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं होता। ऑब्जर्वेशन सिर्फ एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन का एविडेंस देता है, आगे पीछे। और खास तौर पे जब लोगों को पता चले ना उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं। प्रिंसिपल साहब जब आए उधर सामने बैठे, मैं लेक्चर सही डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आगे पीछे चाहे मैं सो रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ, जब प्रिंसिपल साहब सामने होंगे, बैठे होंगे, मुझे पता है मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। ऐसा ही है ना? प्रिंसिपल कहेंगे वाह क्या बेहतरीन लेक्चर दिया, अलर्ट रहा। जैसे ही प्रिंसिपल गए मैं फिर सो गया। एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन का एविडेंस गुड है, लेकिन आगे पीछे का एविडेंस ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलता। दो प्रोसीजर हो गए, दोनों में फर्क समझ आ गया? तीसरा प्रोसीजर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, इंस्पेक्शन का मतलब होता है इंक्वायरी, पूछना, जुबान मुंह से पूछना, ऑब्जर्वेशन देखना, इंस्पेक्शन छूना। ये ए भाई क्या कर रहे हो? नोट कर रहा हूँ। नोट करे, मैं भी देखता हूं क्या कर रहे हो। ये वाकई नोट कर रहा है। ये क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन दो चीजों की होती है, डॉक्यूमेंट्स की और टेंजिबल एसेट्स की।
क्लाइंट से पूछा भैया हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो? ये भाई ने कहा जी हर महीने बनाता हूँ। ये कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी। मैंने कहा अच्छा अभी क्या कर रहे हो? कहेगा सर देख लीजिए मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ। मैंने आकर बनाओ। अब ये बना रहा है और मैं देख रहा हूँ। अब मैंने कहा अच्छा ये दूर से तो लग रहा है कुछ ना कुछ लिख रहे हो, अब पता नहीं क्या लिख रहे हो, मैं जरा देख लूँ। इधर देखा डब्बे शब्बे बनाए हुए हैं, अनप्रेजेंटेड चेक लिखा हुआ है, उसके आगे अनक्रेडिट ये डिलीट। अब मैंने ये देखना ये क्या है। जैसे ही मैंने इसके कागज को हाथ लगाया ये प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन से चेंज होकर क्या बन गया? इंस्पेक्शन। स्टॉक काउंट कर रहा था क्लाइंट का स्टाफ, मैं सिर्फ देख रहा था। ये क्या है? मैंने कहा अच्छा ये 10 डब्बे पड़े हैं, तूने इधर पता नहीं क्या लिखा, मैं जरा देखूं खुद भी। कागज में इधर लिखा हुआ है स्टॉक शीट के ऊपर 10 डब्बे पड़े हैं। मैंने गिनना शुरू कर दिया खुद भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी कितना है? 10। अब ये कौन सा? अब ये ऑब्जर्वेशन नहीं रहा, इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन समझे? ठीक है, उसको हमने इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स को भी करते हैं और इंस्पेक्ट टेंजिबल एसेट्स को भी करते हैं। इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और इंस्पेक्शन हो गया। अब सुने री परफॉर्मेंस और रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन क्या है? मैंने जब ये देखा ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कि ये जो फॉर्मेट बना रहा है वाकई बीआरएस है, बीआरएस समझते हैं ना, ये क्या है? इंस्पेक्शन। मैंने कहा यार ये अनप्रेजेंटेड चेक्स का टोटल करके देखता हूं मैच होता है कि नहीं, जरा कैलकुलेटर तो बढ़ाएं, ठक 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 ठक। ये क्या है? रीकैलकुलेशन। याद रखिए प्रोसीजर ना बाज़ औक़ात ओवरलैप करते हैं। रीकैलकुलेशन में साथ साथ इंस्पेक्शन भी हो जाती है, साथ साथ रीकैलकुलेशन भी हो जाती है। जब मैं अमाउंट्स को सम कर रहा हूं तो ये क्या हुआ? रीकैलकुलेशन। याद रखें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम और डिडक्शन इसका नाम है। पूरे ऑडिट में यही 4 चीजें इस्तेमाल होती हैं अमूमी तौर पे आपके पेपर की हद तक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जब मैं खुद सम कर रहा हूं तो ये क्या है? अब रीकैलकुलेशन का एक अबूजी भी है, रीपरफॉर्मेंस। वो पता है क्या है? मैं खुद ही सारी की सारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊं। एक था बनाई इसने थी, मैंने सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की। रीकैलकुलेशन में सिर्फ एक चीज मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। और अगर मैं स्टार्ट से ही स्क्रैच से खुद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊं, फॉर्मेट भी खुद बनाऊं, बैलेंस एज पर कैश बुक भी मैं लिखूं, एज पर बैंक स्टेटमेंट भी मैं लिखूं, ये क्या हो जाएगा? रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस में फर्क समझ आया? रीकैलकुलेशन सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, रीपरफॉर्मेंस उसी काम, सारे काम को दोबारा करना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको पता ही है, वो क्या है? थर्ड पार्टीज को रिटर्न फॉर्म में एविडेंस लेना, जैसे डेटर्स को लेटर सेंड करना। ए डेटर्स बताओ तुम्हारे मुताबिक कितना बैलेंस है, ये क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भी कहते हैं। लेटर क्यों कहते हैं? रिटर्न फॉर्म में है। एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं, मैनेजमेंट से थोड़े ही ले रहे हैं। ठीक, कंफर्मेशन क्यों कह रहे हैं? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं उससे। ठीक है। और एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर में हम रेशोज और कंपैरिजन करके, इंफॉर्मेशन का क्या करके? रेशोज और कंपैरिजन करते हैं। जब रेशोज और कंपैरिजन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं भला? एनालिटिकल प्रोसीजर। रीकैलकुलेशन आखिरी कंसेप्ट आज का। रीकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों अमाउंट से रिलेट करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? जब हम डिफरेंट इनवॉइसेस की, किसकी? इनवॉइसेस की अमाउंट को चेक करते हैं, ये रीकैलकुलेशन होती है। जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर्स पे रेशो और कंपैरिजन करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर्स पे, इसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे होता है और रीकैलकुलेशन इनवॉइसेस पे होते हैं। भाई कुछ समझ आए? अच्छा, अगर समझ आई तो मुझे बताइए। प्रोसीजर बताते जाना आपने। मैंने क्लाइंट से पूछा, ए क्लाइंट ये बताओ क्या आप हर मंथ एंड के ऊपर डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं?
मैं कहा बिल्कुल बनाते। मैं कहा अच्छा पिछले महीने की भी बनाई होगी दिखाओ। उन्होंने कहा ये लीजिए। मैंने देखा भाई किसी ने बनाई इंस्पेक्शन, उसके अंदर मैंने देखा कि एजिंग रिपोर्ट का टोटल करके देखूं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करता है कि नहीं करता। मैच कर रहा था। फिर मैंने एक डेटर का बैलेंस उठाया और उसको फोन करके पूछा भाई आपके मुताबिक कितना ही बैलेंस है। गलत। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो रिटर्न होती है, ये इंक्वायरी में आएगा। हालांकि ज्यादातर इंक्वायरी इंटरनल होती है, लेकिन एक्सटर्नल भी समझ रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हम पूरा नाम इसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पता है क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर। समझ रहे हैं? ये हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैंने क्लाइंट से पूछा भाईजान इस दफा आपने बैंक से लोन लिया नया? उसने कहा सर लिया है। क्या है? इंक्वायरी। मैंने कहा अच्छा जब नया लोन लिया ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट मुझे दिखाएं। उसने एग्रीमेंट दिखाया। मैं अब एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहा हूँ। ये क्या है? इंस्पेक्शन है। टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहा हूँ, इंस्पेक्शन है। मैं कहा अच्छा ये जो लोन की अमाउंट बैलेंस शीट में आ रही है ना, इंटरेस्ट रेट 10% है। लोन तरीका वारदात जरा सुनिएगा। लोन की अमाउंट बैलेंस शीट में आ रही है 1 मिलियन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मैंने कहा जरा 1 मिलियन पे 10% रेट लगा के देखूं 1 लाख ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं इनकम स्टेटमेंट में। ये कौन सा प्रोसीजर है? गलत। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। रिकैलकुलेशन तो बताया आपको इनवॉइसेस की कैलकुलेशन। जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की अमाउंट्स पे रेशो कंपैरिजन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। डेप्रिसिएशन रेट 10% था। मैंने फिक्स एसेट पे 10% लगा के देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ही आ रहा है कि नहीं। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लाइंट ने बोला सर हमने पूरे साल में 10,000 यूनिट बेची हैं, एक यूनिट जो है वो 10 रुपए का है। मैंने 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखा सेल्स रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। सेल्स की अमाउंट वेरीफाई हो रही है। और अगर एक कस्टमर को इंडिविजुअल सेल इनवॉइस भेजी थी, मैंने उसको सेलेक्ट करके देखा जीएसटी सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं उसके ऊपर। यही कैलकुलेशन। क्यों? ये इनवॉइस लेवल पे आ गया हूं। समझे कि नहीं समझे? अब ये सारे प्रोसीजर में फर्क समझ आया? बैंक को लेटर भेजा, बैंक को कहा भैया बताओ आपने लोन दिया इस दफा इस क्लाइंट को? बैंक ने कहा जी बिल्कुल दिया है लोन। ये क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ आया? ठीक है जी। जो एजिंग रिपोर्ट है, अगर सारी की सारी स्क्रैच से मैं एज ऑडिटर खुद प्रिपेयर करूं, क्लियर? तो 7 तरह के प्रोसीजर समझ आ गया आपको? हाँ। अब एक आखिरी बात सुन लें। ये प्रोसीजर कौन सा है? ये सातों प्रोसीजर चाहे तो रिस्क असेसमेंट में परफॉर्म कर लें, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में परफॉर्म कर लें, चाहे सब्सटेंटिव, चाहे सातों करें, चाहे 6 करें, चाहे 5 करें, कोई रोक टोक नहीं है। मैक्सिमम ये प्रोसीजर है। किसी एरिया में आप 4 करेंगे, किसी में 5 करेंगे, किसी में 6 करेंगे, किसी में सातों के सातों करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, रिस्क असेसमेंट में कहता है कम से कम 4 जरूर करो। रिस्क असेसमेंट में क्या कहता है? कम से कम। याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 4 कौन कौन से? बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। और एक कंसेप्ट और सुन लें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सातों प्रोसीजर हो सकते हैं ना। इसको तो हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ये जो सारे प्रोसीजर है ना, ये 6 बाकी के, गौर से सुनिएगा, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है पता है आपको? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इस सारे 6 के ग्रुप का नाम पता है क्या है? 6 के 6 टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है। जब हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की वेरिफिकेशन में एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर सकते हैं। क्लियर जी? भी कंसेप्ट समझ आ गए? अच्छा, डेफिनेशन में हो सकता है कोई 1-2 लफ्ज एक्स्ट्रा हो तो वो आपको पता है, वो फिर आपके रट्टे की मार है। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? शाबाश।
अब इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको भी दे दी, शायद उधर भी कोई एक एक दो दो तीन तीन लिखी होंगी, आपने इनको पढ़ना है। कल इसका टेस्ट होगा कि क्या आपको डिफरेंट प्रोसीजर में फ़र्क पता है कि नहीं पता, ठीक है। अब कल नहीं, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको पता ना, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी हमारी। हाँ, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, लेकिन कल आपको कुछ और होमवर्क मैंने आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कर लेना आपने। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में थोड़ी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके LMS पे होंगी, कुछ चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएंगी, ऐसे ही है ना, वरना तो सारा कुछ रिकॉर्डिंग में चोरी हो जाए जी। हाँ देखिए, जब आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना ज़्यादा, तो आपकी जजमेंट है, देखिए किस एरिया पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये आपकी जजमेंट है। चलिए आज के लेक्चर में मुझे बताइए सर, सम अप कर दीजिए, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सफिशिएंट एविडेंस क्या होता है और एप्रोप्रिएट क्या होता है, पहले हमने ये सीखा, ठीक है। एविडेंस के बारे में, सफिशिएंसी में हमने देखा ये मेजर ऑफ क्वांटिटी है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएटनेस को हमने देखा ये मेजर ऑफ क्वालिटी है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रेलेवेंस को 2-3 एग्जांपल से समझ लिया, खास तौर पे याद रखें, अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट वाली एग्जांपल आपने जरूर याद करनी है। टेक्निकल है लेकिन ये बड़े कमाल किया है, मतलब असल में तो टेक्निकल कंसेप्ट सीखने में मजा आता है ना, ये जरूर सीखिएगा, इसके ग्रिप कीजिएगा, दोबारा भी आएंगी वैसे एग्जाम्पल। अब फिर उसके बाद हमने रिलायबिलिटी के कुछ फैक्टर्स पढ़े, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी ज्यादा है हमें, उससे ज्यादा पूछा। फिर हमने 7 प्रोसीजर पढ़े। अच्छा याद रखिए, ये जो प्रोसीजर है ये रटे वाला है कंसेप्ट, इसको रटा लगाइए, बल्कि आज का सारा कुछ ही समझ लीजिए लगभग रटे वाला है, सिवाय इस कंसेप्ट के। ये कंसेप्ट केस स्टडी में टेस्ट होगा, बाकी आज का जितना भी आपने पढ़ा है वो उसमें याद करने वाला मटेरियल ही है, केस स्टडी बेस इतनी ज्यादा उसमें टेस्टिंग नहीं है। क्लियर जी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।